कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कर आया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताइए, भाई साहब कहाँ हैं, माँ किधर है और आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ और सिर्फ एक ही रट लगी हुई थी कि आप फौरन आ जाइए। मैंने उन्हें मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा मुझे आपके यहाँ पहुँचने में। मैं जैसे तैसे घबराहट में वहाँ पहुँच गया। देखा कि भाई साहब जो कि हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान और 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है। भाई साहब कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ माशाल्लाह सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैंने बच्चों से जब ये पूछा कि दादी किधर हैं, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने चाय नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में मेरी माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले ही बोल दिया था तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम कर कर के मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं एक जज बन चुका हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर के काम करते वक्त भी कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को आज मैं अपने हाथों से ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक बात को, एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने कहा माँ आपको बहुत तेज़ बुखार है। माँ ने हंसते हुए कहा कि मैं अभी खाना बना कर आई हूँ, इसलिए मेरा जिस्म गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। ये कहते कहते वो रोने लगे। फिर कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उन्हें ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सका तो किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ।
इन लोगों को आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और मेरी माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी तरह इनको आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा, वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन तो आखिर फिर मुझे भी जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते जाते उससे भी ज्यादा रोते जा रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर पछतावे के जज्बात भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी चलो हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सब लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर वो हम लोगों को वहीं रोककर अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले अल्फाज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग जाकर कहीं इसे मार तो नहीं डालेंगे? अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनको वो कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए। लेकिन जब मैंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। उनकी आंखें भी नम थीं। चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आ जाए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर वापस आते आते तकरीबन 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ चुकी थीं। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वही सारी बातें और नज़ारे आंखों के सामने घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। हमारी ताकत है माँ, उसे कमज़ोर ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। और बिना रीढ़ की हड्डी के समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझाएं। लेकिन कुछ भी करें, हमें जन्म देने वाली माँ को बेसहारा और बेघर नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सालों तक रहेगा। यकीन माने सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है और इस आंचल को कभी बिखरने ना दें।